आपका स्वागत है आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईफा बात करता है विकास की, आईपा बात करता है धर्मनिरपेक्ष की। जो तमाम लोगों की समस्याएं होती हैं उसको उजागर करने का काम आईपा करता है। आज हम बात करेंगे विकास की और हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र चौकियाल जी। चौकियाल जी के बारे में आपको बता दूं, चौकियाल जी पिछले 15 वर्ष से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और तमाम राजनीतिक मंचों को उन्होंने कवर किया है। तमाम जो घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति में हुए हैं उनको उन्होंने कवर किया है। हम क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, दिनों बाद आचार संहिता उत्तराखंड में लगने वाली है, तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में किस प्रकार की राजनीति इस समय की जा रही है। धर्मेंद्र जी 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। आप क्या किस प्रकार से देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार की राजनीति इस टाइम चरम पे है? मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिस समय की जो राजनीति है ये बहुत अच्छी किस्म की नहीं है। इसमें आप अभी देख रहे होंगे कि जैसे करंट की बात करें, पावर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, और जो हमारे समाज के निचले तबके हैं उनका उस हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे पॉलिटिक्स, तो एक ही परिवार के या एक ही पीढ़ी के जो है आपको टिकट मिला, फिर आपके बाद आपके बेटे को टिकट मिला, फिर आपके बाद अन्य किसी और को टिकट मिला, तो जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो बिल्कुल एक ही परिवार या एक ही उसके आसपास है। जबकि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस पे पार्टी, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको भी मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से हम निचले तबके के लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है समाज सेवा का जरिया है। तो समाज सेवा पे सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, उनको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। केवल ये नहीं देखना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से अच्छी है। हम कमोबेश हर पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देने का काम करती है। इससे एक तो आपका जो पॉलिटिक्स है उसमें आपका धनबल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और वो जब धनबल का प्रभाव होता है तो अपने साथ तमाम कुरीतियों को ले आता है। क्योंकि अंत में पार्टियों का ये वो बन जाता है कि हमें किसी भी उससे चुनाव जीतना है, तो उसमें फिर अनुचित उचित साधन संसाधनों का कोई भेद नहीं किया जाता है। और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी चुनाव लड़ेंगे तो उससे आपका धनबल का जो वो है प्रवाह है वो कम होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से पार्टियों को इसमें सोचना चाहिए, जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए, जनता को भी अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। मैं आपके फोरम से ये अपील करता हूँ कि इस बारे में एक आम राय एक आम राय बनाई जानी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो है धनबल का प्रभाव कम हो। चौकियाल जी, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में युवाओं को बहुत कम मौका मिलता है। अमूमन जो विधानसभा चुनाव हो या जिला पंचायत हो या क्षेत्र पंचायत हो या जितने भी स्तर के जितने भी चुनाव होते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि युवाओं को कम मौका मिल रहा है और जो घिसे पिटे पुराने लोग हैं, जो लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं जैसे युवा हूं तो मेरी कोशिश ये है, मेरा मानना ये है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए चुनावों में। क्योंकि ये आपके पास एक रचनात्मक आपको एक माहौल देता है कि आप अपने विज़न को, अपने जो भी आपका सोच है, थॉट प्रोसेस है, आप उसको आगे ले जा सकते हैं। हम देखते आ रहे हैं कि फलां आदमी जो है वो लगातार 7 बार विधायक है। बहुत अच्छी बात है, राजनीति में अनुभव का भी इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को मौका चाहिए। उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। तो जो हमारे पिछली पीढ़ी के राजनेता हैं, तो उनको अब मार्गदर्शक की भूमिका में आगे आना चाहिए और खुद ही युवाओं को मौका देना चाहिए। उससे जो अनुभव और ऊर्जा है, दोनों का मिलन हो जाएगा। और जब दोनों का मिलन होगा तो जो हमारा ये प्रदेश है, अभी 21 साल का है, तो इसके लिए हम एक नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, एक नज़ीर पेश कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, कि किस तरीके से जो हमारे मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, पर जिस हिसाब से हमारे अनुभव, हम तमाम अनुभव वाले हमारे पास राजनेता हैं, तो उनके अनुभव का लाभ युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए। और वो तभी मिल सकता है कि जब पुराने लोग नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है एक बार फिर हमें इस चीज़ पे गहनता से विचार करना चाहिए। और चूंकि इलेक्शन का टाइम है तो इस समय ये काम हो सकता है। चौकियाल जी, एक समस्या जो श्रीनगर में आप क्योंकि लंबे अरसे से कार्यरत भी हैं, तो क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं जिनको जो अभी भी सॉल्व होना बाकी हैं? मेरी नज़र में मुख्यतः 3 समस्याएं हैं। ये अगर मैं अपने पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं तो लगभग हमारे पास 20 पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र हैं और सबकी समस्याएं अलग अलग हैं।
कहीं पे पेयजल का समस्या है, कहीं पे स्कूल का समस्या है, और कहीं पे ये है कि दोनों चीज़ें हैं तो वहाँ पे जनसंख्या की समस्या है, वहाँ पे लोग हैं ही नहीं। तो जो मूलभूत समस्या है कि एक तो हमारी स्कूलिंग है, जो हमारी स्कूलिंग होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग केवल विद्यालय खोल के और शिक्षा मित्र या इनके भरोसे ना रहें, इस पे अभी से हमको निवेश करना होगा। दूसरा, हमारे अस्पतालों की सुविधाएं हैं। मैं कमोबेश जब घूमता हूँ तो लगभग लगभग हर जगह बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स है, जो उनके साथ स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनका नितांत अभाव है, और इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोगों का जो थोड़ा सा, जो हमारे उत्तराखंड के युवा है जो इस फील्ड में हैं, उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वो अपने प्रदेश के सुदूर इलाकों में कैसे सेवा दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जनसंख्या जिस हिसाब से है, उसको भी, जो वहाँ के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इन चीज़ों में आगे आना होगा। उनको भी, जो बाहर से कार्मिक आ रहे हैं, उनको भी एक माहौल देना होगा। इवन हम उनको बेहतर सैलरी पैकेज दे सकते हैं, उनके बच्चों के लिए हम अच्छे आवास की सुविधा कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर स्कूलिंग होगी तो हर आदमी आना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से एक स्कूलिंग हो गया, एक अस्पताल हो गया, एक रोड कनेक्टिविटी और एक नेट कनेक्टिविटी, ये चारों जो है प्रमुखता से इन पे अभी से निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में ये पलायन और ना बढ़े, उल्टा जिसको हम बोल रहे हैं आजकल रिवर्स माइग्रेशन हो। तो मेरे हिसाब से इन 3-4 चीज़ों में निवेश करना चाहिए। धर्मेंद्र जी, एक यक्ष प्रश्न ये भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जातिवाद भी बहुत हावी रहता है। ब्राह्मण, राजपूत, तमाम हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की राजनीति हावी है, इसको वोट बैंक भी बनाया जाता है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को? जिस हिसाब से उत्तराखंड नया प्रदेश है और यहाँ की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इस तरीके के मुद्दे बहुत ही गौण हैं कि हम जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। जातिवादी की बजाय हम अपने अगर अन्य चीज़ों पे फोकस करें तो उससे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उत्तराखंड का जो जनमानस है जिस हिसाब से है, तो यहाँ पे भले कर्म के रूप में अलग अलग हैं, लेकिन वैसा विभेद है नहीं कि जैसा हम अमूमन सुनते हैं कि एक आध देखो उदाहरण हो सकते हैं और वो अपवाद भी हो सकते हैं, तो उनको बहुत मतलब उछालने की भी वो नहीं है। लेकिन जातिवादी राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार और कह रहा हूँ कि ये जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी हमारे ये NGOज हैं, इनको ये बात प्रमुखता से रखनी चाहिए कि आप इस तरीके की, ताकि हमारा पार्टियों पे भी प्रेशर बना रहे कि आप इस तरीके से ठाकुर, ब्राह्मण या तमाम तरह की जातिवादी का आप आगे ना बढ़ाएं, बजाय आप इसका अपना एक विजन लेके आएँ कि फला आदमी बहुत अच्छा है, वो किसी भी जाति से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मणी हो, जरूरी नहीं वो ठाकुर हो, जरूरी नहीं कोई और अदर जाति का हो। तो जातिवादी राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इस छोटे से प्रदेश में, इस शिक्षित प्रदेश में। धर्मेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल आपके लिए, क्या सुझाव देंगे आप कि किस जो समस्याएं उत्तराखंड में हैं उनको दूर किया जा सके? मेरे हिसाब से हमें 2 स्तरों पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो पॉलिटिकल लीडर्स के उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और दूसरा जो हमारी नौकरशाही है जो हमारे कार्मिक हैं प्रदेश के, उनको भी अपना 100% योगदान देना चाहिए, किसी प्रेशर पॉलिटिक्स के, किसी जाति धर्म को वो करते हुए। तो अगर हम कार्मिकों के बल पर और अपने राजनेताओं के बल पर अगर हम ठोस कार्यनीति बनाते हैं और उसमें भागीदारी जो हो आपके बिल्कुल निचले उससे हो, जो हमारे पास ग्राम के रूप में है, कि वहाँ की समस्याएं पूछी जाए। मेरा स्पष्ट मानना है कि हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग के सुदूर किसी गांव की या पौड़ी के किसी सुदूर गांव की, तो उनको वहाँ की ग्राम जो बिल्कुल रूट स्तर की समस्या है, वो न किसी कार्मिक को पता होगी, न किसी राजनेता को पता होगी, ठीक है। तो जब तक आप वहाँ के प्रतिनिधि को लेकर के, वहाँ के आम जनमानस को लेकर के उसकी सोच के अनुसार आप कार्य योजना नहीं बनाते हैं, तो तब तक आपके केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, लेकिन आप उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते हो। कार्य रूप में परिणित करने से मेरा मतलब है कि आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, ठीक है, आप पे वहाँ पे जो है कोई भी साधन नहीं है, न रहने का है, न ठहरने का है, न खाने का है, न पानी का है, न बिजली का है। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ के जो निवासी हैं उनको पूछें कि आपको इस जगह पे क्या चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि लगभग हर क्षेत्र की अलग अलग विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो हर जगह की अलग अलग ज़रूरत है, तो उस हिसाब से कार्य योजना बननी चाहिए। तो इसमें जो कार्मिक हैं, जो राजनेता हैं और जो हमारे जनता है, तो इन तीनों का एक समन्वय बना करके ही कार्य रूप में इनको परिणित करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने घोषणा कर दी है, केवल घोषणा से कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है वो घोषणा आपकी देहरादून के लिए समुचित रूप से फिट बैठती हो,
रुद्रप्रयाग या चमोली या टिहरी पौड़ी के किसी भी इलाके के लिए हो सकता है वो फिट ना बैठती हो। तो आपको इस हिसाब से कार्य परिणति करनी चाहिए और कार्मिकों का भरपूर सहयोग लेना चाहिए, नौकरशाही का भरपूर सहयोग लेना चाहिए।